आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके लाल पत्थर पर पड़ती तो लगता मानो पूरा किला सोने का हो गया हो। यह मुगल सल्तनत की राजधानी थी और यहाँ के हर कण में बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का प्रताप और वैभव बसता था। दरबार-ए-आम में रोज की तरह आज भी रौनक थी। दूर दूर से आए फरियादी, सूबेदार, मनसबदार और अमीर उमरा अपनी अपनी अर्जियां लेकर बादशाह के सामने उपस्थित थे। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता के साथ साथ एक जिज्ञासु इंसान की कोमलता भी साफ झलकती थी। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, हमेशा की तरह उनके ठीक बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी जो उनकी तीव्र बुद्धि का परिचायक थी। उस दिन दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी कि अचानक एक हरकारा दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कांपते हुए हाथों से एक छोटा सा, रेशम में लिपटा संदूक पेश किया। अकबर ने इशारे से उसे खोलने को कहा। संदूक के खुलते ही उसमें से एक गहरे नीले रंग का मोरपंख निकला, जिसके निचले सिरे पर खून का एक सूखा हुआ धब्बा लगा था। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण मोरपंख नहीं था। यह बादशाह के सबसे भरोसेमंद और पुराने जासूस दिलावर खान का गुप्त चिन्ह था। इसका अर्थ था कि वह या तो किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने उस हरकारे से पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला और दिलावर खान कहाँ है? हरकारे ने डरते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह मुझे किले के पूर्वी दरवाजे के पास, जहां से गुप्त सुरंग का रास्ता है, वहां पड़ा मिला। दिलावर खान साहब का कोई पता नहीं है। वहां बस उनके घोड़े की लगाम का एक टूटा हुआ हिस्सा और जमीन पर संघर्ष के कुछ निशान थे। अकबर की भ्रिकुटी तन गई। दिलावर खान कोई बच्चा नहीं था। वह सल्तनत का सबसे तेज और चालाक जासूस था, जिसे दुश्मन के खेमे से जानकारी निकालना बच्चों के खेल जैसा लगता था। उसका इस तरह गायब हो जाना किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और अमीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के चेहरों पर चिंता थी तो कुछ की आंखों में एक अनकही चमक। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह की ओर देखा। मान सिंह, तुरंत बेहतरीन घुड़सवारों की टुकड़ियां चारों दिशाओं में भेजो। आगरा के हर कोने, हर सराय, हर गुप्त अड्डे की तलाशी ली जाए। हमें दिलावर खान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मान सिंह ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया और तेजी से दरबार से बाहर निकल गए। अब अकबर का ध्यान अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार की ओर गया। बीरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? यह किसी बाहरी दुश्मन का काम है या फिर? अकबर ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों का इशारा साफ था। क्या दुश्मन किले के अंदर ही मौजूद है? बीरबल ने उस मोरपंख को अपने हाथ में लिया और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। उन्होंने खून के धब्बे को अपनी उंगली से छुआ। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। पूरा दरबार बीरबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। कुछ पलों के बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, दुश्मन बाहर से ज्यादा अंदर ही खतरनाक होता है। बाहर का दुश्मन हमला करता है, पर अंदर का दुश्मन जड़ों को खोखला कर देता है। दिलावर खान का गायब होना महज एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह साजिश की पहली परत है, और अगर हम इसे अभी नहीं उधेड़ पाए, तो यह पूरी सल्तनत को अपनी चपेट में ले लेगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक वरिष्ठ मंत्री, मीर बख्शी जमालुद्दीन, जो अपनी रूढ़िवादी सोच और बीरबल से ईर्ष्या के लिए जाने जाते थे, खड़े हुए और बोले,
माफी चाहूंगा जहांपनाह, पर राजा बीरबल हमेशा छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देते हैं। हो सकता है दिलावर खान किसी निजी दुश्मनी का शिकार हो गया हो। इसे सल्तनत की साजिश से जोड़ना जल्दबाजी होगी। बीरबल मुस्कुराए। मीर बख्शी साहब, जल्दबाजी तब होती जब हम बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचते। मैंने तो केवल अपनी आशंका व्यक्त की है। दिलावर खान जैसे जासूस की कोई निजी दुश्मनी नहीं होती, उसकी हर सांस सल्तनत के लिए चलती थी। उसका दुश्मन सल्तनत का ही दुश्मन होगा। यह मोरपंख यहां तक पहुंचाया गया है, इसका मतलब है कि साजिश करने वाला हमें चुनौती दे रहा है। वह चाहता है कि हम देखें और डरें। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने दरबार को बर्खास्त किया और बीरबल को अपने साथ दीवान-ए-कास में ले गए। बीरबल, मुझे सच बताओ, तुम्हें किस पर शक है? दीवान-ए-कास के एकांत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शक का कोई एक चेहरा नहीं है। शक का एक जाल है जो बहुत सावधानी से बुना गया है। दिलावर खान पिछले कुछ हफ्तों से कंधार से आए एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल पर नजर रख रहा था। उनका मुखिया सौदागर अली जर्रार सिर्फ व्यापार के लिए नहीं आया है, उसकी आंखों में कुछ और ही चमक है। इसके अलावा हमारे अपने दरबार में कुछ लोग हैं जो सल्तनत की उदारवादी नीतियों से खुश नहीं हैं। वे पुराने कट्टर नियमों को वापस लाना चाहते हैं और उन्हें आपका सभी धर्मों को समान सम्मान देना पसंद नहीं। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि उनके दीन-ए-इलाही और अन्य सुधारों से कई कट्टरपंथी अमीर और उलेमा नाराज थे। पर क्या वे सल्तनत के खिलाफ साजिश करने की हद तक जा सकते थे? बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, हमें 2 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, मान सिंह जी को दिलावर खान की खोज करने दीजिए। दूसरा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और कुछ संसाधन दीजिए। मैं इस साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक आम नागरिक के भेष में। अगर मैं मंत्री के रूप में जांच करूंगा तो साजिशकर्ता सावधान हो जाएंगे। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसी रात बीरबल ने एक साधारण किसान का भेष बनाया और आगरा की गलियों में गुम हो गए। उनका पहला पड़ाव शहर का सबसे बड़ा बाजार था, जहां हर तरह के लोग आते थे, व्यापारी, सैनिक, जासूस और आम लोग। बीरबल जानते थे कि सल्तनत की असली नब्ज इन्हीं बाजारों में धड़कती है। उन्होंने एक पुरानी जर्जर सराय में ठिकाना बनाया, जहां अक्सर बाहर से आने वाले मुसाफिर रुकते थे। उन्होंने अपना नाम धन्नू रखा और लोगों से घुलने मिलने लगे। वह घंटों तक हुक्का पीते हुए लोगों की बातें सुनते। कौन आया, कौन गया, किस व्यापारी ने अचानक बहुत सारा पैसा कमाया, किस सिपाही की ड्यूटी बदली गई, हर छोटी बड़ी जानकारी उनके कानों तक पहुंच रही थी। 2 दिन की छानबीन के बाद उन्हें एक अहम सुराग मिला। उन्होंने सुना कि कंधारी सौदागर अली जर्रार ने हाल ही में शहर के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली खरीदी है। यह बात अजीब थी क्योंकि व्यापारी अक्सर शहर के बीचों बीच रहना पसंद करते हैं। बीरबल ने उस हवेली पर नजर रखने का फैसला किया। अगली रात घने अंधेरे में बीरबल उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और हर तरफ खामोशी थी। लेकिन बीरबल की अनुभवी आंखों ने देख लिया कि हवेली के पीछे के हिस्से में एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। वह चुपके से दीवार पर चढ़े और उस खिड़की के पास पहुंच गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर अली जर्रार के साथ मीर बख्शी जमालुद्दीन और कुछ अन्य दरबार के असंतुष्ट अमीर बैठे थे। उनके बीच एक नक्शा फैला हुआ था जो आगरा के किले का था। वे लोग किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर रहे थे। जमालुद्दीन कह रहा था, अली जर्रार, तुम्हारे हथियार किले तक कैसे पहुंचेंगे?
बादशाह की सुरक्षा बहुत कड़ी है। अली जर्रार हंसा, मीर बख्शी, आप उसकी फिक्र न करें, हमने अपना रास्ता बना लिया है। शाही रसोई में जो अनाज और सब्जियां जाती हैं, उन्हीं के बोरों में हथियार छिपाकर भेजे जाएंगे। हमारा आदमी रसोइया करीम वहां मौजूद है। जुमे की नमाज के दिन जब बादशाह बड़ी मस्जिद के लिए निकलेंगे, तब हमला होगा। उस दिन भीड़ बहुत होती है और उसी भीड़ का फायदा उठाकर हमारे लोग अपना काम कर देंगे। एक और अमीर ने पूछा, और दिलावर खान का क्या? कहीं वह बच निकला तो? जमालुद्दीन ने घृणा से कहा, उसकी लाश यमुना नदी में मछलियों का भोजन बन रही है। उसने हमें देख लिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। बस अब एक ही कांटा बचा है, बीरबल। वह बहुत शातिर है। उसकी नजर हर चीज पर रहती है। अली जर्रार ने कहा, उसकी चिंता भी मत करो, हमने उसके लिए भी एक जाल बिछाया है। उसे एक झूठी खबर दी जाएगी कि दिलावर खान को पास के गांव में बंदी बनाकर रखा गया है। जब वह वहां पहुंचेगा तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। बीरबल का खून खौल उठा। साजिश उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। उन्होंने हर एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लिया। अब उनके पास सबूत थे, लेकिन उन्हें बादशाह तक पहुंचाना था, और वह भी बिना किसी को शक हुए। वह चुपचाप वहां से निकल आए। अगले दिन सुबह दरबार में एक नया ड्रामा हुआ। एक दूत ने आकर खबर दी कि पास के एक गांव सूरजपुर में कुछ डाकुओं ने एक अजनबी को बंदी बना रखा है, जिसका हुलिया दिलावर खान से मिलता जुलता है। मीर बख्शी जमालुद्दीन ने तुरंत कहा, जहांपनाह, हमें फौरन सेना भेजनी चाहिए। बीरबल, जो अपने असली रूप में दरबार में मौजूद थे, ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं जहांपनाह, सेना भेजने से डाकू सावधान हो जाएंगे और बंदी को मार सकते हैं। यह काम मैं अकेले और चुपचाप करूंगा। मुझे बस कुछ भरोसेमंद सैनिक चाहिए। अकबर, जो बीरबल की योजना से अनजान थे, थोड़े चिंतित हुए, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर मान गए। जमालुद्दीन और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनका कांटा खुद ही अपने जाल में फंसने जा रहा है। बीरबल सूरजपुर गांव के लिए निकले, लेकिन वह गांव गए ही नहीं। उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिकों को अलग रास्ते से भेजा और खुद भेष बदलकर वापस आगरा शहर में आ गए। उन्हें पता था कि असली खेल आगरा में ही होना है। उन्होंने बादशाह अकबर को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा था। संदेश में उन्होंने यह भी लिखा था कि बादशाह अपनी जुमे की नमाज की योजना को न बदलें, बस कुछ सावधानियां बरतें। जुमे का दिन आ गया। पूरा शहर बादशाह की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा था। अकबर अपने शाही हाथी पर सवार होकर जामा मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। मीर बख्शी जमालुद्दीन और अन्य साजिशकर्ता भी बादशाह के काफिले के साथ चल रहे थे। उनके चेहरों पर एक विजी मुस्कान थी। जैसे ही काफिला बाजार के सबसे तंग हिस्से में पहुंचा, जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, अली जर्रार के भेजे हुए हत्यारों ने भीड़ में से निकलकर हमला करने की कोशिश की। एक ने अपनी तलवार निकाली, दूसरे ने अपनी कटार। लेकिन इससे पहले कि वे बादशाह तक पहुंच पाते, भीड़ में से अचानक कई लोग निकले जो साधारण कपड़ों में सैनिक थे। ये बीरबल के ही लोग थे, जो पहले से ही वहां तैनात थे। पलक झपकते ही सभी हमलावरों को पकड़ लिया गया। उसी समय किले के अंदर बीरबल खुद शाही रसोई में पहुंचे। उन्होंने रसोइये करीम को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह अनाज के बोरों से हथियार निकाल रहा था। सड़क पर मची अफरातफरी के बीच मीर बख्शी जमालुद्दीन और उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मान सिंह के सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
अली जर्रार, जो दूर खड़ा तमाशा देख रहा था, अपनी हवेली की ओर भागा, लेकिन वहां भी बीरबल के सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। शाम तक सभी साजिशकर्ता पकड़े जा चुके थे और बादशाह अकबर के सामने दीवान-ए-आम में जंजीरों में जकड़े खड़े थे। उनके सिर झुके हुए थे और चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और दुहक एक साथ झलक रहा था। उन्होंने जमालुद्दीन की ओर देखते हुए कहा, मीर बख्शी, हमने तुम्हें इज्जत दी, पद दिया, भरोसा किया, और तुमने हमें यह सिला दिया। क्या कमी थी हमारी सल्तनत में जो तुमने दुश्मनों से हाथ मिला लिया? जमालुद्दीन की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, जहांपना, आपकी नीतियां, आपका दीन इलाही, यह सब इस्लाम के खिलाफ है। हम सल्तनत को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। अकबर की आवाज में बिजली सी कड़की। सही रास्ता? सल्तनत को धोखा देकर, मेरे खून से अपने हाथ रंगकर तुम सही रास्ता लाते। मेरा धर्म इंसानियत है। मेरी प्रजा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब मेरे लिए बराबर हैं। और जो कोई भी उनके बीच नफरत का बीज बोएगा, उसका हश्र यही होगा। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। अली जर्रार और उसके हत्यारों को मौत की सजा दी गई। मीर बख्शी, जमालुद्दीन और अन्य दरबारी साजिशकर्ताओं को उनकी जागीरें छीनकर उम्रकैद के लिए ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। न्याय हो चुका था। उस रात अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। उनका मन भारी था। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। तभी बीरबल वहां आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने सल्तनत को बचा लिया, पर मेरा मन बहुत अशांत है। मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन? चेहरे पर तो सब वफादारी का नकाब पहने रहते हैं। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर की दो मूर्तियां बनाईं। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, एक ही पत्थर से, एक ही आकार, एक ही रूप। उसने मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए रखा। एक ग्राहक आया और उसने पूछा, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? मूर्तिकार ने एक हथौड़ी उठाई और पहली मूर्ति पर धीरे से चोट की। मूर्ति से एक कर और ठोस आवाज आई। फिर उसने दूसरी मूर्ति पर चोट की। उस मूर्ति से एक खोखली और दबी हुई आवाज आई और उसमें एक बारीक दरार पड़ गई। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मूर्तिकार बोला, जो बाहर से एक जैसे दिखते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से भी एक हों। पहली मूर्ति अंदर से ठोस है, जबकि दूसरी अंदर से खोखली। इंसान भी इन मूर्तियों की तरह ही होते हैं, जहांपना। उनकी असली पहचान संकट और कसौटी की हथौड़ी पड़ने पर ही होती है। जो दोस्त होता है, वह हर चोट सहकर भी आपके साथ ठोस खड़ा रहता है। और जो दुश्मन होता है, वह पहली ही चोट में अपनी खोखली असलियत दिखा देता है और बिखर जाता है। आपने आज अपनी सल्तनत के खोखले पत्थरों को पहचान लिया है, और जो ठोस पत्थर हैं, वे आपके साथ और मजबूती से खड़े हैं।